जिस लालची पिता पुत्र ने मंडप से बारात लौटाकर एक गरीब पिता की पगड़ी उछाली थी, 4 साल बाद उसी बेटी के पैरों में गिरकर उन्हें अपने ही घर की भीख मांगनी पड़ी। जब उस कलेक्टर बेटी ने अपना फैसला सुनाया तो वहां खड़े हर इंसान की आंखें आंसुओं से भीग गईं। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हमारे समाज के माथे पर लगे एक बहुत बड़े कलंक की सच्चाई है। हम बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जब बात विवाह की आती है तो वही लक्ष्मी कुछ लालची लोगों की तराजू में तौली जाने लगती है। जब एक पिता अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर अपनी बेटी को विदा करने मंडप तक लाता है और अचानक लालच का दानव उसका सब कुछ छीन लेना चाहता है, तो उस पिता पर क्या गुजरती है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उस हर बेटी का जवाब है जिसे समाज ने बोझ समझा। ये कहानी देवगढ़ के एक सीधे साधे स्कूल मास्टर हरिशंकर और उनकी होनहार बेटी मीनाक्षी की है, जिसने अपने पिता के आंसुओं से स्याही बनाकर अपनी तकदीर खुद लिखी। देवगढ़ में मास्टर हरिशंकर को हर कोई जानता था। वे एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और जीवन भर ईमानदारी की कमाई खाई थी। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। हरिशंकर ने अपनी इकलौती बेटी मीनाक्षी को मां और बाप दोनों का प्यार देकर पाला था। मीनाक्षी पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन हरिशंकर की उम्र अब ढल रही थी और समाज के दबाव में उन्होंने मीनाक्षी का विवाह तय कर दिया। लड़का गजेंद्र उसी शहर के एक बहुत बड़े और रसूखदार ठेकेदार सेठ जगन्नाथ का इकलौता बेटा था। हरिशंकर ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज देने का वादा किया था। उन्होंने अपनी जीवन भर की बचत इस शादी में लगा दी थी। शहर के सबसे बड़े मैदान में टेंट लगा था, मेहमान खा पी रहे थे और हरिशंकर दरवाजे पर हाथ जोड़े हर बाराती का स्वागत कर रहे थे। तभी सेठ जगन्नाथ और गजेंद्र ने हरिशंकर को मंडप के पीछे अकेले में बुलाया। सेठ जगन्नाथ के चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था। सेठ जगन्नाथ ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मास्टर जी, बारात तो आ गई है, लेकिन फेरे तभी होंगे जब आप अपनी वो पुश्तैनी आम के बाग वाली जमीन मेरे बेटे गजेंद्र के नाम कर देंगे। हमें वहां अपना एक बड़ा गोदाम बनवाना है। हरिशंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जमीन ही उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी, जहां वे गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाते थे। हरिशंकर ने कांपते हाथों से अपनी पगड़ी उतारी और सेठ जगन्नाथ के पैरों में रख दी। हरिशंकर रोते हुए गिड़गिड़ाए, सेठ जी, मुझ गरीब पर रहम खाइए। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी है। वो जमीन मेरे पुरखों की निशानी है। मैं आपकी हर मांग पूरी कर चुका हूं। अब ऐन वक्त पर मेरी बेटी की डोली मत रोकिए, मेरी समाज में नाक कट जाएगी। गजेंद्र ने बड़ी बेरहमी से हरिशंकर की पगड़ी को पैर से ठोकर मार दी और चिल्लाकर बोला, तुम्हारी नाक कटती है तो कटे, हमें तुम्हारी भिखारियों जैसी जमीन नहीं मिलेगी तो यह शादी अभी और इसी वक्त टूट जाएगी। चलो पिताजी, इस कंगाल मास्टर की बेटी हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है। गजेंद्र की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर बैठे सारे मेहमान वहां इकट्ठा हो गए। हर कोई तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई भी उस लालची बाप बेटे को रोकने आगे नहीं आया। हरिशंकर जमीन पर बैठे दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। तभी दुल्हन के लाल जोड़े में सजी मीनाक्षी वहां आ गई। उसने अपने पिता को जमीन पर पड़ा और उनकी पगड़ी को मिट्टी में रुलता हुआ देखा। मीनाक्षी की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आग थी जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। उसने आगे बढ़कर अपने पिता को उठाया और उनके सिर पर वो मिट्टी लगी पगड़ी वापस पहना दी। मीनाक्षी ने सेठ जगन्नाथ की आंखों में सीधा देखते हुए अत्यंत शांत लेकिन दहाड़ती हुई आवाज में कहा, जिन लोगों को एक बेटी के कन्यादान से ज्यादा एक जमीन के टुकड़े की भूख हो, उनके घर मेरी डोली नहीं जाएगी। आज आपने मेरे पिता की पगड़ी को ठोकर नहीं मारी है, आपने अपने विनाश को आमंत्रण दिया है। चले जाइए यहां से, क्योंकि आज के बाद हरिशंकर की बेटी मीनाक्षी आपके घर की बहू नहीं, बल्कि एक ऐसा मुकाम हासिल करेगी कि आप जैसे लोग उसके दरवाजे पर खड़े रहने के भी मोहताज होंगे। दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी मजबूर पिता को अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी घमंडी के आगे हाथ जोड़ते देखा है? दहेज का यह लालच हमारे समाज का वो कोढ़ है जो न जाने कितनी मासूम बेटियों के अरमानों का गला घोंट देता है। उस रात हरिशंकर के जो आंसू गिरे थे, वो आंसू नहीं, बल्कि इस लालची समाज के मुंह पर एक तमाचा थे।
अगर आपको उस लाचार पिता का दर्द और उस बेटी का स्वाभिमान अंदर तक झकझोर रहा है, अगर आप भी चाहते हैं कि इस देश की हर बेटी मीनाक्षी की तरह मजबूत बने, तो अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही बेटियों के सम्मान की सच्ची कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। आइए इस बदलाव का हिस्सा बने, अभी सब्सक्राइब करें और सुने कि मीनाक्षी ने अपना संकल्प कैसे पूरा किया। बारात लौट गई। उस रात हरिशंकर के घर में चूल्हा नहीं जला। अगले दिन से समाज के ताने शुरू हो गए। मंडप से लौटी हुई लड़की से अब कौन शादी करेगा? जरूर लड़की में ही कोई खोट होगा। लेकिन मीनाक्षी ने इन तानों को अपने पैरों की बेड़ियां नहीं, बल्कि अपनी उड़ान का ईंधन बनाया। मीनाक्षी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज के बाद आप मेरे विवाह की कोई बात नहीं करेंगे। अब मेरी डोली नहीं, मेरी कामयाबी का परचम इस शहर में लहराएगा। मीनाक्षी ने दिन रात एक कर दिया। वह सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। हरिशंकर अपनी उम्र को भूलकर अपनी बेटी की किताबों के लिए दोगुनी मेहनत करने लगे। मीनाक्षी ने 4 सालों तक न कोई त्योहार देखा, न किसी रिश्तेदार के घर गई। उसके कमरे की बत्ती रात के 3 बजे तक जलती रहती थी। जब लोग सो रहे होते थे, तब मीनाक्षी अपने पिता के अपमान का बदला अपनी कलम से ले रही थी। और फिर वो दिन आया जिसने देवगढ़ का इतिहास बदल दिया। 4 साल की कठोर तपस्या के बाद मीनाक्षी ने न सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा पास की, बल्कि पूरे राज्य में अव्वल स्थान प्राप्त किया। नियति का खेल देखिए। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मीनाक्षी को उसी देवगढ़ जिले की जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। जिस लड़की को समाज ने मंडप से लौटा दिया था, आज पूरा शहर उसके स्वागत के लिए फूल बिछाए खड़ा था। दूसरी तरफ कर्मों का पहिया घूम चुका था। सेठ जगन्नाथ का घमंड उनके ही पतन का कारण बन गया। ठेकेदारी के घमंड में उन्होंने सरकारी निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया था। एक नवनिर्मित पुल गिर जाने के कारण सरकार ने उनके खिलाफ सख्त जांच बिठा दी। जगन्नाथ की सारी संपत्ति, बैंक खाते और यहां तक कि उनका आलीशान घर भी सरकारी कब्जे में ले लिया गया। करोड़ों का मालिक जगन्नाथ और उसका बेटा गजेंद्र आज पाई पाई को मोहताज हो गए थे। उनके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उनके घर की सरकारी नीलामी होने वाली थी और इस नीलामी को रोकने का अधिकार सिर्फ एक अधिकारी के पास था, नवनियुक्त जिला कलेक्टर। दोस्तों, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो बड़े बड़े अहंकारियों की रीढ़ टूट जाती है। समय जब करवट लेता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनने में देर नहीं लगती। क्या आपने भी अपनी जिंदगी में कभी किसी ऐसे इंसान का घमंड टूटते देखा है जिसने किसी कमजोर को सताया हो? कर्मों का यह सिद्धांत ही दुनिया को संतुलित रखता है। अगर आपको इस कहानी की यह न्याय व्यवस्था सच्ची और प्रेरणादायक लग रही है, तो बिना संकोच किए अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके जुड़ने से इस चैनल को और भी ऐसी कहानियां सुनाने का हौसला मिलता है जो समाज को आईना दिखा सकें। तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए देखते हैं कि जब जगन्नाथ कलेक्टर के कार्यालय पहुंचा तो क्या हुआ। दोपहर का समय था। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर भारी भीड़ थी। सेठ जगन्नाथ और गजेंद्र फटेहाल कपड़ों में, हाथों में नीलामी रोकने की अर्जी लिए खड़े थे। जो जगन्नाथ कल तक अपनी गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखता था, आज वह घंटों से चपरासी के आगे हाथ जोड़ रहा था। आधे घंटे बाद उन्हें अंदर बुलाया गया। विशाल वातानुकूलित कक्ष में एक बड़ी सी कुर्सी पर कलेक्टर साहिबा बैठी थीं। उनका चेहरा फाइलों के पीछे छुपा था। जगन्नाथ ने अपने कांपते हाथों से अर्जी मेज पर रखी और गिड़गिड़ाते हुए बोला, कलेक्टर साहिबा, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। कल हमारे पुश्तैनी घर की नीलामी है। हमारे पास सिर छुपाने की कोई जगह नहीं बचेगी। भगवान के लिए हम पर दया कीजिए। इस नीलामी को कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए ताकि हम कोई व्यवस्था कर सकें। कुर्सी पर बैठी उस अधिकारी ने फाइल नीचे की और अपनी नजरें उठाईं। जगन्नाथ और गजेंद्र ने जैसे ही उस चेहरे को देखा, उनके प्राण सूख गए। उनके पैरों में जैसे लकवा मार गया। कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि वही मीनाक्षी बैठी थी जिसके पिता की पगड़ी को उन्होंने 4 साल पहले धूल में मिलाया था। मीनाक्षी के चेहरे पर न कोई क्रोध था, न कोई घमंड, बस एक गहरी और शांत गंभीरता थी। पूरे कक्ष में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया।
गजेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। जगन्नाथ के घुटने टूट गए। वह वहीं फर्श पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसे आज वो रात याद आ रही थी जब मीनाक्षी का पिता ठीक इसी तरह उसके पैरों में पड़ा था। जगन्नाथ ने हाथ जोड़कर आंसुओं में डूबते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अंधा हो गया था। मैंने एक साक्षात लक्ष्मी को ठुकराकर अपने ही घर में आग लगा ली। मेरा अहंकार मुझे खा गया। तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है। मुझे पता है तुम इस अर्जी को फाड़कर फेंक दोगी और यही मेरे पापों का सही दंड है। मीनाक्षी अपनी कुर्सी से उठी। वह धीरे धीरे चलकर जगन्नाथ के पास आई। उसने उस अर्जी को उठाया और उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। मीनाक्षी ने वो कागज जगन्नाथ के हाथ में थमाते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा, सेठ जी, आपने मेरे पिता की पगड़ी को ठोकर मारी थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे किसी लाचार को ठोकर मारना नहीं सिखाया। एक अधिकारी के रूप में मैं कानून नहीं तोड़ सकती, इसलिए आपके भ्रष्टाचार के कारण आपकी संपत्ति तो जब्त होगी, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैंने आपकी इस अर्जी को अपनी निजी गारंटी पर कुछ महीनों के लिए रोक दिया है ताकि आप अपने परिवार के लिए कोई छोटी सी छत ढूंढ सकें। मीनाक्षी रुकी और उसने गजेंद्र की तरफ देखा जो शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। और हां गजेंद्र, मीनाक्षी ने आगे कहा, बदला तो वो लेते हैं जो कमजोर होते हैं। मैंने यह पद किसी से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि यह साबित करने के लिए पाया है कि जब एक बेटी अपनी जिद पर आती है तो वह भीख में मिली डोली पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कुर्सी पर बैठती है। आप जा सकते हैं। मीनाक्षी के ये शब्द सुनकर वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों की आंखें भी नम हो गईं। जगन्नाथ और गजेंद्र फूट फूट कर रो रहे थे। वे इंसानियत की उस मूरत के सामने बौने हो चुके थे। वे मीनाक्षी के पैरों में गिरना चाहते थे, लेकिन उनके भीतर इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी। वे अपना मुंह छुपाते हुए उस दफ्तर से बाहर निकल गए। निष्कर्ष, दोस्तों, बेटियां कभी किसी पर बोझ नहीं होती। बोझ होती है हमारी वो छोटी सोच जो उन्हें उड़ने का मौका नहीं देती। जब एक बेटी का अपमान होता है तो वह टूटकर बिखरती नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा इतिहास रचती है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखती है। कभी भी पैसे और हैसियत के घमंड में किसी कमजोर को मत सताइए, क्योंकि वक्त जब अपना हथौड़ा मारता है तो इंसान को माफी मांगने लायक भी नहीं छोड़ता। मीनाक्षी ने केवल उन बाप बेटे का घमंड नहीं तोड़ा, बल्कि अपनी इंसानियत से उन्हें जीवन भर का ऐसा घाव दिया जो कभी भरेगा नहीं। आज की यह मर्मस्पर्शी कहानी अगर आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपको लगता है कि समाज की हर बेटी को यह कहानी सुननी चाहिए और हर माता पिता को अपनी बेटी पर गर्व करना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरे भारत के हर घर तक शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं विवेक वर्मा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस परिवार का अटूट हिस्सा बने। अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बेटियों पर गर्व है जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने स्वाभिमान और अपनी बेटियों का ख्याल रखें। धन्यवाद और नमस्कार।